हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लेंगे जो आज प्रमुखता से आज के ही न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। इसमें सभी पेजों को कवर किया जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एडिटोरियल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। पछतावे से अच्छा है जिंदगी में कोशिश करके फेल हो जाएं या फेल हो जाना। देखिए, अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ तो फिर वो आप काम कभी नहीं कर पाएंगे और फिर आपको पछतावा होगा कि मैंने कोशिश भी नहीं की उस काम की। तो इससे बेहतर है कि आप कोशिश करिए कि मैंने कम से कम ये काम किया, तो इस पोस्ट के लिए मैंने तैयारी की, शायद आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा, और अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे और उसके लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फिर तो आपके पास भविष्य में पछताने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर पछताना है तो फिर आप पछताइए बैठ के, या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि आप कोशिश तो करिए, शायद वो पॉजिटिव रिजल्ट दे जाए आपके लिए। तो अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी के साथ शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। और दूसरी न्यूज़ है दोबारा हिंसक झड़प की आशंका, यहां टालने में जुटे भारत और चीन। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भारत ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए द्विपक्षीय समझौता किया है। जल्द ही ब्रिटेन के साथ भी ऐसा ही उड़ान समझौता किया जाएगा। एयर इंडिया के सभी कार्यालय भी 20 जुलाई से अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करने लगेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि समझौते के तहत फिलहाल 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच एयर फ्रांस पेरिस से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 28 उड़ानें संचालित करेंगी। अमेरिकी विमानन सेवा यूनाइटेड एयरलाइंस 17 से 31 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच 18 उड़ानें संचालित करेगी। वह दिल्ली नेवार्क के बीच रोज व दिल्ली और सैन फ्रांसिस्को के बीच सप्ताह में 3 दिन उड़ानें संचालित करेंगी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होती हैं तो उसमें काफ़ी सावधानी भी बरतनी होगी, ताकि फिर से कोई भी केस ऐसा ना आ पाए जो विदेश से कोरोना पॉजिटिव हो। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दोबारा हिंसक झड़प की आशंका टालने में जुटे भारत और चीन। 15 जून को गलवान घाटी में भारत व चीन के बीच हुई हिंसक झड़प ने जिस तरह से द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित किया है, उसे दोनों देश बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह है कि इसके बाद सैन्य व कूटनीतिक स्तर पर पिछले 3 दौर की जो वार्ताएं हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात पर दिया गया है। भविष्य में फिर से इस तरह की कोई हिंसक झड़प ना हो। दोनों पक्ष यह मानते हैं कि यह तभी संभव होगा जब आमने सामने तैनात सेनाओं को पीछे किया जाए। सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर अभी तक जो बातचीत हुई है, उसकी प्रगति से दोनों पक्ष फिलहाल संतुष्ट दिख रहे हैं। बीते सोमवार 14 जुलाई को भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की बैठक के बाद सेना ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को आमने सामने के टकराव से हटाने का मसला जटिल जरूर है, लेकिन मगर दोनों देश तनातनी को टालने के पक्ष में लेकर प्रतिबद्ध हैं। वही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह से शांति बहाली के लिए दोनों पक्षों के बीच आगे भी बातचीत जारी रहेगी। तो ये नेशनल पेज की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है फ्रांस और भूटान के बीच शुरू हुआ नया व्यापार मार्ग। दूसरी न्यूज़ है ओली को मोटी रिश्वत देकर चीन ने अपने जाल में फंसाया, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। और तीसरी न्यूज़ है कि पाबंदियों के बावजूद अमेरिका में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत और भूटान के बीच शुरू हुआ नया व्यापार मार्ग। भारत और भूटान ने संबंधों को और बढ़ाने के लिए एक और व्यापार मार्ग शुरू किया है। यह मार्ग पश्चिम बंगाल के
जयगांव और भूटान के पसाखा के मध्य विकसित किया गया है। भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा काम्बोज ने जानकारी दी है। भूटान में चीन की बढ़ती दिलचस्पी के मद्देनजर संबंधों में विकास वाले फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजदूत ने बताया कि दोनों देशों के बीच यह नया व्यापार मार्ग शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण काल में यह मार्ग खुलने से दोनों देशों को और ज्यादा लाभ और सुविधा होगी। नेक्स्ट है, ओली को मोटी रिश्वत देकर चीन ने जाल में फंसाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संपत्ति में पिछले कुछ सालों के दौरान भारी वृद्धि हुई है। विदेशों से भी उनके खातों का पता चला है। इस भ्रष्टाचार में चीनी राजदूत उनके बड़े मददगार हैं। यह चीन की कोई नई चाल नहीं है। वह नेपाल जैसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में घुसने के लिए वहां के भ्रष्ट नेताओं का इस्तेमाल करता रहा है। यह बात ग्लोबल वॉच एनालिसिस की ताजा रिपोर्ट में कही गई है। पहला, उस देश में चीनी कंपनियों के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाना है जो चीन चाहता है, और दूसरा, उस देश की नीतियों को प्रभावित करना ताकि चीन का दीर्घकालिक प्रभाव कायम रहे। रिपोर्ट के अनुसार ओली का जेनेवा स्थित मिराबाड बैंक में भी खाता है। इस बैंक में ओली ने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और शेयर के तौर पर $5.5 मिलियन करीब 48 करोड़ निवेश कर रखा है। इससे ओली और उनकी पत्नी राधिका साक्य को सालाना करीब 3.5 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ओली ने चीन के तत्कालीन राजदूत व चुनताई की मदद से कंबोडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश किया था। नेक्स्ट न्यूज है, पाबंदियों के बावजूद अमेरिका में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। अमेरिका में लगाई गई पाबंदियों के बावजूद महामारी का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। देश के 50 प्रांतों में से 40 से ज्यादा में संक्रमण तेज गति से बढ़ रहा है। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास महामारी के नए केंद्र के तौर पर उभर रहे हैं। इन राज्यों में रोजाना 10,000 के आसपास नए मामले पाए जा रहे हैं। अमेरिका में अब तक कुल 36,20,000 के करीब संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 16,46,000 उबर पाए हैं, जबकि 1,40,000 से ज्यादा पीड़ित दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका के एरिजोना, टेक्सास और फ्लोरिडा में बुधवार को 25,000 से ज्यादा नए मामले पाए गए हैं, जबकि देश भर में पिछले कई दिनों से रोजाना औसतन 60,000 से ज्यादा नए संक्रमित पाए जा रहे हैं। कई राज्य रोकथाम के प्रयास में मास्क पहनना अनिवार्य करने के साथ ही कारोबार पर कई पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं। ये इंटरनेशनल पेज की 3 न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज हैं। पहली न्यूज है कि 3 साल से नहीं बदले MSME के आंकड़े, उठने लगे सवाल। और दूसरा है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री सक्रिय, आला अफसरों के साथ होगी बैठक। तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के आंकड़ों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पिछले 3 वर्षों से देश में MSME की संख्या 630.52 लाख है। पिछले 3 वर्षों में MSME में 1109 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इस संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। MSME मंत्रालय की वित्त वर्ष 2017-18 और 18-19 की रिपोर्ट में MSME और वहां रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या एक जैसी है। 2019-20 में भी आंकड़ों में बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि मंत्रालय उन्हीं आंकड़ों को दोहरा रहा है। गुरुवार को भी औद्योगिक संगठन के एक कार्यक्रम में MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि MSME में 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2017-18 और 18-19 के लिए जारी MSME मंत्रालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि 6 करोड़ MSME और 11 करोड़ लोगों के इससे जुड़े होने की संख्या का आधार वित्त वर्ष 15-16 है। उस दौरान सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे कराया गया था और उस आंकड़ों का इस्तेमाल अब तक किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री सक्रिय, आला अफसरों के साथ बैठक। कोविड-19 के भंवर में अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए
खपत के साथ मैन्युफैक्चरिंग में तेजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हर पहलू की समीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने गुरुवार को वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के 50 अधिकारियों के साथ बैठक कर गहन विचार विमर्श किया है। बैठक के दौरान कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर की समीक्षा के साथ अर्थव्यवस्था को फिर से पुरानी गति पर लाने के लिए अधिकारियों से सुझाव लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत की घोषणाओं की समीक्षा की गई है। दोनों ही मंत्रालयों के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने मांग में बढ़ोतरी के लिए वित्तीय पैकेज से जुड़े प्रेजेंटेशन दिए हैं। वहीं वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के प्रेजेंटेशन दिए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में तेजी और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने ईज ऑफ स्टार्ट बिजनेस, जमीन, एफडीआई, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में बदलाव के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया है। माना जा रहा है कि पीएमओ की मंजूरी मिलते ही नई योजनाओं के तहत काम शुरू हो जाएगा, जिससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होने के साथ नया बिजनेस शुरू करना काफी आसान हो जाएगा। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला है कि नए आर्थिक ढांचे की दस्तक। जब आर्थिक ढांचा बदलता है तो पुराना ढांचा यकायक गायब नहीं हो जाता है, वह सहायक भूमिका में आ जाता है और उसके द्वारा सृजित की जाने वाली संपदा भी घट जाती है। और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सेबी और एलआईसी के पूर्व चेयरमैन जीएन वाजपेयी द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा सुधार की राह पर सऊदी अरब। सऊदी अरब में हो रहे व्यापक बदलाव दुनिया भर के विवेकशील मुसलमानों के लिए विचारणीय है, और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर शरण शंकर द्वारा। तीसरा आर्टिकल है कठिन होती लड़ाई। कोरोना वायरस जिस तरीके से अब महामारी का रूप लेता जा रहा है और लगभग ले भी चुका है, तो ये भी एक कठिन दौर माना जा रहा है। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। नए आर्थिक ढांचे की दस्तक। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और मृतकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही कोविड-19 महामारी अपना प्रकोप बढ़ाती जा रही है। तमाम लोग इससे विचलित हो गए हैं। मानव ने प्रकृति को जो गंभीर क्षति पहुंचाई है, यह संकट मानव पर प्रकृति के कोप की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। सभी इससे उबरने के उपक्रम में लगे हैं। सरकारें मशक्कत कर रही हैं, केंद्रीय बैंक भी जुटे हैं। उनका प्रयास है कि जीवन और आजीविका की हर हाल में सुरक्षा की जाए। इस परिदृश्य में स्वास्थ्यकर्मी नए मसीहा के रूप में उभरे हैं, जो उम्मीद की मशाल थामे हुए हैं। फिलहाल मानवता और आम जनजीवन को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। इस दौरान वैज्ञानिक शोध की दिशा भी काफी कुछ बयान करती है। अब तक इस महामारी पर करीब 7,000 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। ये शोध पत्र वायरोलॉजी से लेकर एपिडेमियोलॉजी जैसे विषयों पर प्रकाशित हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार इस समय करीब 110 फार्मुलेशन परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें वैक्सीन के मानवीय परीक्षण जैसी पहल भी शामिल है। आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस के विकास और कल्याण में अर्थशास्त्र ने अहम भूमिका निभाई है। जीवन आर्थिक ढांचे पर सवार होकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता गया। इसका आगाज शिकार करने और जमा करने रखने वाली अर्थव्यवस्था के साथ हुआ। मानव जंगली जानवरों के आखेट, मछली पकड़ने, कंदमूल, सब्जियां और मेवे इकट्ठे करने को ही पूरी तरह निर्भर रहा। इसने सैकड़ों और हजारों वर्षों तक जीवित रहने, आजीविका और संपन्नता को सहारा दिया। पृथ्वी पर मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में है। हालांकि मानव का इतिहास उनकी अद्वितीय क्षमता को ही दर्शाता है कि वे कैसे आपदा से उबर लेते हैं। उसने संज्ञात्मक क्रांति से लेकर सूचना विस्फोट तक के दौर में बचाव के लिए नए हथियार विकसित कर लिए हैं। अब जब से मानवीय खोजों का पूरा जोर जीव विज्ञान पर लग गया है, तब से पूरा ध्यान और संसाधन आवंटन की दिशा भी जीव विज्ञान की ओर हुई है। इससे लगता है कि उसे सूचना अर्थव्यवस्था पर बढ़त मिल जाएगी।
जब आर्थिक ढांचा बदलता है तो पुराना ढांचा एकाएक गायब नहीं होता है। जैव अर्थव्यवस्था की मेहरबानी से अस्तित्व बचाए रखने के अलावा और भी विकल्पों पर गौर किया जा रहा है। इसमें एक तो पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशने से जुड़ा है। इसी कड़ी में एलन मास्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स इस साल अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनने जा रही है। जैव अर्थव्यवस्था का घटनाक्रम पहले ही अनोखा परिणाम दे रहा है। यह प्रजनन क्षमता के साथ ही जीवन की गुणवत्ता और उसे लंबा बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। डीएनए मैपिंग हो या जन्म के समय प्लेसेंट्रा को संरक्षित करना या रखना, मानवीय अंगों की 3D मैपिंग और एडवांस तरीके अब अपनाए जा रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की अगली कड़ी जैव अर्थव्यवस्था से उभरेगी। आर्थिक नायकों की नई लहर जीव विज्ञानियों से ही निकलेगी। वे दृश्यमान, मुखर और पूजनीय होने के साथ ही सुर्खियों में भी छाए रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है सुधार की राह पर सऊदी अरब। इस्तांबुल में 1500 साल पुराने एक चर्च हागिया सोफिया को मस्जिद घोषित किए जाने और वहां नमाज पढ़ने की तैयारियों के कारण तुर्की दुनिया भर में खबरों में है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने चर्च को मस्जिद घोषित करने का काम इसलिए किया ताकि वह इस्लामिक जगत में खुद को मुसलमानों के हित चिंतक के रूप में पेश कर सकें और इस मामले में तुर्की को सऊदी अरब के आगे दिखा सकें। हागिया सोफिया पिछले कई दशकों से एक संग्रहालय के रूप में मान्य था और वह तुर्की का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र था। उसे मस्जिद करार देने के फैसले की दुनिया भर में आलोचना हुई है, लेकिन एर्दोगन की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ है। जब तुर्की इस्लामिक कट्टरता की खतरनाक राह पर जा रहा है, तब खबर आई कि तमाम अरब देशों में महिलाओं के लिए सबसे अच्छी स्थिति सऊदी अरब में है। अपने आप में यह खबर छोटी है, किंतु कुछ अरसे से सऊदी अरब में हो रहे निरंतर बदलावों का एक अंग होने के कारण महत्वपूर्ण है। वहां की मजहबी पुलिस के अधिकार कम करना, कूड़े लगाने की सजा खत्म करना, महिलाओं को कार चलाने की अनुमति देना, संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू करना, योगाभ्यास को खेल कूद के रूप में मंजूरी देना उल्लेखनीय बदलाव के सूचक हैं। वाकई में अगर देखा जाए तो पिछले जो नियम थे वो आज के नियम के हिसाब से बहुत ही कठिन और विषम परिस्थितियों वाले थे। जब महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती थी, बुर्का परमानेंट पहनना होता था, बुर्का अभी भी पहनना है, लेकिन जो कुछ जैसे छूट दी जा रही है कि आप संगीत सार्वजनिक तौर पर बजा सकते हैं, महिलाएं कार चला सकती हैं, कोड़े नहीं मारे जाएंगे, ये सब एक दयनीय स्थिति बोली जा सकती थी सऊदी अरब या अन्य देशों के लिए। तो उसमें अब जो बदलाव हो रहा है वो समय की मांग भी है, और अगर विश्व की बढ़ते समुदाय के साथ आपको भी बढ़ते चलना है तो ऐसे बदलाव लाने पड़ेंगे। नई सऊदी नीतियों में प्रमुख है वैश्विक इस्लामिक वर्चस्व के प्रचार का झंडा छोड़ना। यह पिछले 6 दशक से सऊदी अरब की नीति थी। अब उसके बदले सऊदी राष्ट्रवाद को उठाया जा रहा है। लोगों से देशभक्ति की अपील की जा रही है। दूसरे यूरोपीय अमेरिका जैसे प्रतियोगी अर्थतंत्र बनाने की कोशिश हो रही है। राजकीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर उन्हें अन्य कंपनियों की तरह प्रतियोगी नियमों से काम करने को प्रेरित किया जा रहा है। सबसे रोचक और दूरगामी है इतिहास और सांस्कृतिक दृष्टि से हो रहे परिवर्तन। पहले कुरान याद रखने और इस्लाम का प्रसार करने वाले देशों के रूप में ही सऊदी अरब गर्व करता था। अब उसे प्राचीन काल से ही गौरवशाली कहा जा रहा है, यानी इस्लाम से पहले से सऊदी अरब के विशिष्ट होने की भावना। इसमें अपनी मातृभूमि पर जोर है, न कि इस्लाम पर। सऊदी शासक प्रिंस सलमान दुनिया के राजनीतिक इस्लाम के निर्यातक वाली सऊदी अरब की छवि बदलना चाहते हैं। वह इस्लाम के कई निर्देश छोड़ने की मुद्रा दिखा रहे हैं। यह राज्य और मजहब का मामला बिल्कुल अलग अलग करने वाली दिशा है, जो सदियों पहले यूरोप में हुआ था। जब चर्च की जकड़ से मुक्त होकर यूरोपीय देश सेक्युलर राज्य बन गए, तभी उन्हें उन्नति की सऊदी अरब से उसी दिशा में जाने के संकेत हैं। नई नीतियों को युवाओं के समर्थन के कारण राजकीय इमामों ने इन नीतियों के पक्ष में फतवे दिए हैं। कुछ बड़े सऊदी इमाम खुलकर यहूदियों के प्रति मैत्री की वकालत कर रहे हैं। सऊदी अरब में हो रहा बदलाव दुनिया भर के विवेकशील मुसलमानों के लिए विचारणीय है।
उन्हें राजनीतिक इस्लाम के हानिकारक विचारों से मुक्त होने पर सोचना चाहिए। जब खुद मक्का मदीना वाले अब इस्लाम से पहले की संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं, तब भारतीय मुसलमानों का योग, आयुर्वेद, वेदांत तथा रामायण महाभारत जैसी अनूठी अनमोल विरासत से जुड़ना और भी स्वाभाविक होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। कठिन होती लड़ाई। कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह से फिर से लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है, वह कोई शुभ संकेत नहीं है। बिहार, बंगाल के साथ कुछ अन्य राज्यों में लॉकडाउन की वापसी यही बताती है। इस महामारी को मात देना अब भी एक कठिन लक्ष्य बना हुआ है। हालांकि हाल फिलहाल दुनिया को इस महामारी से निजात मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन यह ठीक नहीं है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होता नहीं दिखता। चंद दिन पहले तक प्रतिदिन 10 से 12 हजार कोरोना मरीज सामने आ रहे थे, फिर वे 20 से 22 हजार से अधिक हो गए हैं और अब 30 हजार से ज़्यादा। यदि यह सिलसिला थमा नहीं तो यह दिन दूर नहीं जब हर 2-3 दिन में 1 लाख नए मरीज सामने आ सकते हैं। जब दुनिया में कई देशों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पहले के मुकाबले कम होनी शुरू हुई है, तब अपने देश में इसकी सूरत बनती दिखना चिंता का विषय है कि वो बढ़ता जा रहा है। यह सही है कि अपने देश में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए लोगों की मृत्यु दर कहीं कम है, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की दर भी 60% से अधिक हो गई है। और यदि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या नहीं थमी तो फिर जनजीवन को सामान्य करने में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसका मतलब होगा कि कारोबार का गति न पकड़ना और आर्थिक मुश्किलों का दौर लंबा खिंचता जाएगा। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, वो है शीर्ष परिषद बैठक में आईपीएल के आयोजन व एफटीपी पर होगी चर्चा। बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की शुक्रवार को ऑनलाइन होने वाली बैठक में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच आईपीएल के आयोजन का खाका तैयार करना शीर्ष एजेंडा होगा। बैठक के 11 सूत्रीय एजेंडे में घरेलू क्रिकेट सत्र पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए कटौती किए जाने की संभावना है। तीसरा बिंदु पुरुष क्रिकेट टीम के भविष्य दौरा कार्यक्रम में बदलाव है, क्योंकि 3 सीरीज श्रीलंका और जिम्बाब्वे के सीमित ओवरों के दौरे इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज पहले ही रद्द हो चुकी है। भारतीय टीम ने पिछला अंतर्राष्ट्रीय मैच मार्च में खेला था। परिषद आईपीएल को लेकर भी चर्चा करेगी, जिसे स्वास्थ्य संकट के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था। बीसीसीआई सितंबर से नवंबर के शुरू तक लीग के आयोजन की संभावना तलाश रहा है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बेशक सभी विकल्पों पर विचार किए जाने की जरूरत है। पहला विकल्प भारत है, लेकिन आपको नहीं पता कि स्थिति कैसी रहेगी। बेशक यूएई और श्रीलंका भी हैं, लेकिन आईपीएल के विदेश में आयोजन से खर्चा बढ़ेगा और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भी संभावनाएं दूसरी तलाशी जाएंगी। तो ये आज का यानी 17 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।